दुनिया में दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर खड़े नजर आते हैं, वैश्या और मोहब्बत। एक जिस्म का बाजार है जहां हर चीज की कीमत तय है, दूसरा रूह का सौदा है जहां इंसान खुद को हार जाता है। जब एक वैश्या की जिंदगी में मोहब्बत दस्तक देती है तो वो वरदान नहीं, एक श्राप बन जाती है, क्योंकि समाज उसे जिस्म बेचने की इजाजत तो देता है पर दिल लगाने की नहीं। ये कहानी उसी औरत की है जिसका शरीर सबका था पर रूह पर ताला लगा था। आज से 22 साल पहले बनारस की एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आसमान से गिरती बिजली जैसे जमीन को चीर देना चाहती थी। रेलवे की पटरियों के पास एक जर्जर झोपड़ी में सुमित्रा का जन्म हुआ। सुमित्रा की माँ राधा बेसुध पड़ी थी और उसका पिता दीनदयाल गुस्से में बाहर खड़ा था। दीनदयाल राधा से गुस्से में चिल्लाकर कहता है, इसे यहाँ से हटा राधा, मैं इसे पालने की हिम्मत नहीं रखता। पहले ही 2 लड़कियां घर में भूखी मर रही हैं, अब ये तीसरी बला कहाँ से पालूंगा। इसे कहीं छोड़ा, वरना मैं आज इसे पटरी पर लेटा दूंगा। राधा रोते हुए दीनदयाल से गिड़गिड़ाकर कहती है, ऐसा मत कीजिए, ये हमारी अपनी बच्ची है, माँ हूं मैं इसकी, कैसे इसे इस कड़कती बिजली में बाहर फेंक दूं। थोड़ा रहम कीजिए, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। दीनदयाल अपनी पत्नी का हाथ झटकते हुए कहता है, भगवान रास्ता नहीं, रोटी मांगता है, और मेरे पास इसे खिलाने के लिए जहर के भी पैसे नहीं हैं। चुपचाप इसे उस चादर में लपेट और मेरे हवाले कर, वरना आज मैं तुझे भी घर से निकाल दूंगा। दीनदयाल ने जबरदस्ती उस नन्ही बच्ची को उठाया और पास की रेलवे पटरी के किनारे एक पुराने पत्थर पर छोड़ आया। तभी वहां से एक तांगा गुजरा जिसने गुलजार मंजिल की मालकिन बड़ी भी बैठी थी। उसने बच्ची के रोने की आवाज सुनी और तांगा रुकवाया। बड़ी भी अपने नौकर से कहती है, देख तो जरा, इस अंधेरे में कौन सा परिंदा चहक रहा है। अल्लाह, ये तो एक मासूम बच्ची है, कितनी खूबसूरत है, जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर गिर गया हो। जो इसे छोड़ गए वो खुदा की गुनहगार हैं, पर आज से ये मेरी अमानत है। मैं इसे सुमित्रा नाम देती हूँ। सुमित्रा गुलजार मंजिल में बड़ी हुई। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही उदास। 18 साल की होते होते उसकी खूबसूरती पूरे शहर में मशहूर हो गई। वो दिन सुमित्रा के लिए किसी क़यामत से कम नहीं था जब उसे पहली बार महफिल में नाचने के लिए तैयार किया गया। सुमित्रा आईने में खुद को देखते हुए बड़ी बी से कहती है, बड़ी बी, क्या ये भारी गहने और ये चटख रंग ही मेरी पहचान है? क्या मेरा वजूद सिर्फ इन घुंघरुओं की आवाज़ तक ही सीमित रहेगा? क्या मैं कभी उन आम लड़कियों की तरह नहीं जी सकती जो बाहर आज़ाद घूमती हैं? बड़ी बी सुमित्रा के सिर पर हाथ रखकर धीमे से कहती है, मेरी बच्ची, हम जैसे फूलों की किस्मत में महकना नहीं बल्कि कुचला जाना लिखा होता है। जिस बाजार में हम रहते हैं वहाँ आज़ादी की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। आज तेरी पहली महफिल है, मुस्कुरा और दुनिया को दिखा दे कि तू हुस्न की मलिका है। सुमित्रा उस रात नाची और उसके बाद हर रात उसका जिस्म किसी न किसी अजनबी के हाथों में होता। 22 साल बीत गए। सुमित्रा अब इस पेशे की सबसे बड़ी हस्ती बन चुकी थी, पर अंदर से वो उतनी ही खोखली थी। एक दोपहर सुमित्रा अपनी सहेली चंदा के साथ छत पर बैठी थी। चंदा भी उसी दलदल का हिस्सा थी। सुमित्रा दूर उड़ती एक पतंग को देखते हुए चंदा से कहती है, चंदा, क्या कभी तुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान नहीं बल्कि कठपुतलियां हैं जिसकी डोर किसी न किसी मर्द के हाथ में होती है, कभी भूख के नाम पर तो कभी मजबूरी के नाम पर। चंदा गहरी सांस लेकर सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा, तू बहुत ज्यादा सोचती है। हम वेश्याएं हैं और हमारा काम है लोगों का मनोरंजन करना। प्यार, इज्जत और घर, ये सब हमारे लिए नहीं बने। इन बातों को सोचकर अपना दिल मत जला। सुमित्रा कड़वाहट के साथ चंदा से कहती है, दिल तो तब जलता है चंदा जब कमरे के अंदर कोई मर्द मेरे बदन को ऐसे नोचता है जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सर में दर्द है या मेरे दिल में जख्म है। उसे बस अपनी हवस से मतलब होता है। क्या कभी कोई ऐसा मिलेगा जो मेरा हाथ पकड़े और कहे कि सुमित्रा, आज तू आराम कर, मुझे बस तेरी बातें सुननी है। वही रात सुमित्रा एक अमीर ग्राहक के साथ कमरे में थी। वो शख्स नशे में पूरी तरह चूर था। ग्राहक सुमित्रा का हाथ जोर से मरोड़ते हुए उससे कहता है, सुमित्रा, सुना है तुम्हारी एक रात की कीमत बहुत ज्यादा है, पर आज मैं देखूंगा कि तुम में ऐसा क्या खास है। नाचो, और तब तक नाचो जब तक मैं ना कहूं। सुमित्रा दर्द को छुपाते हुए उस ग्राहक से कहती है, साहब, पैसा दिया है तो नाच भी देख लीजिए, पर याद रखिए, आप सिर्फ मेरा वक्त और मेरा नाच खरीद सकते हैं। मेरी रूह आज भी मेरे पास है। ग्राहक हंसते हुए सुमित्रा से कहता है, रूह? तुम जैसी औरतों की रूह नहीं होती। तुम सिर्फ मांस का एक टुकड़ा हो जो बाजार में बिकता है। अपनी औकात मत भूलो।
सुमित्रा चुप रह गई। उसकी आंखों से एक आंसू टपका, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। वो जानती थी कि यहाँ आंसू बहाने की कोई कीमत नहीं मिलती। सुमित्रा की जिंदगी के 22वें साल में एक शनिवार की शाम महफिल में एक नया चेहरा दिखा। उसका नाम वंशज था। वंशज के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जो उस कोठे के शोर शराबे से बिल्कुल अलग था। वो सादे सफ़ेद कुर्ते में था और कोने में बैठकर बस सुमित्रा को देख रहा था। जब महफिल खत्म हुई, सुमित्रा उसके पास गई। सुमित्रा पेशेवर अंदाज में वंशज से कहती है, साहब, आप बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं। क्या महफिल पसंद नहीं आई, या फिर सुमित्रा का हुस्न आपको बांध नहीं पाया? वंशज शांत आवाज में सुमित्रा से कहता है, हुस्न तो लाजवाब है सुमित्रा जी, पर मुझे महफिल से ज्यादा आपकी खामोशी में दिलचस्पी है। क्या हम कहीं अकेले बैठकर बात कर सकते हैं? सुमित्रा उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही सुमित्रा ने अपनी कमीज के बटन खोलने चाहे। वंशज तुरंत सुमित्रा का हाथ रोकते हुए उससे कहता है, नहीं सुमित्रा जी, मैं यहाँ आपके जिस्म के लिए नहीं आया हूँ। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप बैठेंगी? सुमित्रा स्तब्ध रह गई। उसने आज तक ऐसा कोई ग्राहक नहीं देखा था जिसने उसे कपड़े उतारने से रोका हो। सुमित्रा हैरानी से वंशज से कहती है, बातें? लोग मुझसे सिर्फ बिस्तर की बातें करते हैं साहब। आप कौन हैं और मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? वंशज कुर्सी खींचकर बैठते हुए सुमित्रा से कहता है, मैं एक लेखक हूँ। मैं लोगों की कहानियां लिखता हूँ। पर जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि आपकी आंखों में एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे दुनिया को जानना चाहिए। सुमित्रा, क्या आप मुझे अपनी वो कहानी सुनाएंगी जो आपने आज तक किसी को नहीं बताई? उस रात सुमित्रा ने पहली बार किसी को अपनी वो दास्तान सुनाई। रेलवे की पटरी वाली कहानी, अपने माँ बाप का जिक्र और वो 22 साल का नर्क। वंशज ने उसे एक बार भी गंदी नज़र से नहीं देखा। सुमित्रा अपनी बात खत्म करते हुए वंशज से कहती है, अब तो आप जान गए होंगे कि मैं कितनी अपवित्र हूँ। क्या अब भी आपको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है? वंशज सुमित्रा के पास जाकर धीरे से उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, पवित्रता मन में होती है सुमित्रा, शरीर में नहीं। आपने जो सहा है वो कोई आम औरत नहीं सह सकती। आप बहुत साहसी हैं। मैं कल फिर आऊँगा। क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगी? वंशज वहाँ से चला गया। सुमित्रा खिड़की पर खड़ी होकर उसे गली के मोड़ तक जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अगली सुबह बड़ी भी सुमित्रा के पास आई। बड़ी भी सुमित्रा से शक के अंदाज में पूछती है, सुमित्रा, वो लड़का कौन था? कल रात कमरे से किसी तरह की आवाज़ नहीं आई, बस फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्या वो तुझे कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है? सुमित्रा बड़ी भी से खाली नज़रों से कहती है, वो धोखेबाज नहीं था बड़ी भी, वो शायद पहला ऐसा इंसान था जिसने मुझे देखने की जगह सुनना चाहा। क्या ये मुमकिन है कि एक वेश्या से भी इज्जत से पेश आए? बड़ी भी जोर से हंसते हुए सुमित्रा से कहती है, पागल मत बन। ये मर्द बहुत चालाक होते हैं। वे दिल जीतते हैं और फिर उसे पैरों तले रौंद देते हैं। अपनी मर्यादा और अपना पेशा मत भूल सुमित्रा, वरना बहुत पछताएगी। सुमित्रा चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वंशज सच में अलग है? क्या एक वेश्या को भी प्यार करने का अधिकार है? क्या ये मोहब्बत सुमित्रा की जिंदगी में उजाला लाएगी या उसे और भी गहरे अंधेरे में ढकेल देगी? सुमित्रा के मन में बहुत सवाल थे। वो आईने में देखकर खुद से कहती है, 22 साल से ये जिस्म सबका था, पर आज पहली बार लग रहा है कि ये दिल मेरा नहीं रहा। क्या ये वही एहसास है जिसे लोग इश्क कहते हैं? पर एक वेश्या के लिए इश्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है। क्या मुझे रुक जाना चाहिए या इस आग में कूद जाना चाहिए? दोस्तों, तो सुमित्रा की कहानी को आज यहीं पर रोकते हैं। जल्द हम इसका सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। आप बस कमेंट में पार्ट 2 लिखकर हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। और हाँ, ये कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको, एक वेश्या को भी आम लड़कियों की तरह प्यार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और अपना इस कहानी का बेस्ट पार्ट भी कमेंट करें। थैंक यू।